Hello student, today in this video we will discuss about the joint stock company. Our chapter 2nd class 11 form of business organization subject business study. In last video हमने पढ़ा था about the cooperative societies जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी cooperative societies होती हैं, cooperative societies का मीन्स क्या होता है, cooperative societies किस तरह से वर्क करती हैं, क्या cooperative societies का रोल होता है, उसका किस तरह से फॉर्मेशन होता है, किस तरह से उसको हम क्या नाम है रन करते हैं और उसमें कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था अबाउट द क्या नाम है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इस तरह की बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हमने बात की थी और हमने उसके बारे में पढ़ा और जाना था। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती हैं और उनके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या रहा है, अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज एन आर्टिफिशियल पर्सन विथ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कहने का मीन्स क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म स्टेबलाइज की जाती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत उसको स्टेबलाइज किया जाता है। ठीक है, इससे पहले जो इसका कंपनीज एक्ट था वो 1956 था। ठीक है, अब जो चेंज होकर के क्या कितना हो गया 2013। ठीक है, इसके तहत एक कंपनी को स्टेबलाइज किया जाता है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है, जिसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो कंपनी है हमारी, वो कंपनी को स्टेबलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किया जाता है और उसमें उसकी अपनी खुद की अलग पहचान, कंपनी की एक अपनी खुद की अलग पहचान होती है। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करने का मतलब है कि उसका अपना खुद का वजूद होगा, उसका अपना खुद का नाम होगा, उसके जो भी काम किया जाएगा उसके अपने खुद के नाम से किया जाएगा। ये उसके मतलब उसका वजूद होने का क्या कह सकते हैं इसको कि प्रमाण है। ठीक है, कि जो भी चीज़ें होंगी, जो भी काम किए जाएंगे वो उसके खुद के नाम से किए जाएंगे। अब किसी भी पार्टिकुलर पर्सन या किसी भी अदर उसके नेम से नहीं किए जाएंगे, पार्टनर्स या पर्सन के नेम से नहीं किया जाएगा। उसको स्टेबलाइज किसके नेम से किया जाएगा और अपने खुद के नेम से किया जाएगा। ठीक है, सेपरेट, क्योंकि इसीलिए उसको कॉल किया गया आर्टिफिशियल पर्सन विथ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह है, उसकी अपनी खुद की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, उसकी अपनी खुद की अलग पहचान है। ठीक है, द फंड्स फॉर अ कंपनी आर रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स और बोरोइंग्स। अब जो पैसा इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो फंड इस्तेमाल किया जाता है, वो किस तरह से फंड को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसको रेस्ट किया जाता है। रेस्ट करने का मतलब लिया जाता है कि कंपनी के अंदर पैसा कहाँ से लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पर बता रहा है कि बाय इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स को इशू करके, जो कंपनी के शेयर्स होंगे। ठीक है, अब कंपनी के शेयर्स क्या होता है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो कंपनी जितने वैल्यू से रजिस्टर्ड होती है, उस रजिस्ट्रेशन वैल्यू के हम कुछ पार्ट्स बना लेते हैं, उसको उस अमाउंट को हम यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज दैट कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हुई तब 10 लाख रुपए में रजिस्टर्ड हुई। ठीक है, अब इसको हम गुड्स की तरह मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। इसके जो शेयर्स हैं वो मार्केट में सेल्स और परचेज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो 10 लाख रुपए की कैपिटल है, जब भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई होगी तो उस टाइम में इसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमने ये ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन की होगी कि कितनी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है या रजिस्टर्ड कैपिटल है। ठीक है, तो वही रजिस्टर्ड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल को हमने क्या किया, यूनिट्स में डिवाइड कर लिया। सपोज दैट एक यूनिट की कॉस्ट हमने या एक उसकी गुड्स की कॉस्ट 10 रुपए रखी, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख इससे, हाँ 1 लाख हिस्से इसके बन जाएंगे। अब इन 1 लाख हिस्सों को मार्केट के अंदर सेल आउट करके हम उनसे पब्लिकली सेल आउट करके उनसे हम पैसा लगवा सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है या इस तरह की कोई भी वो है, उससे हम लोन वगैरह ले सकते हैं।
तो यहाँ पर कहने का मीन्स है कि जो फंड रेज किया जाता है इन द कंपनी, वो हम कंपनी के शेयर्स को मार्केट में सेल आउट करके, या मार्केट में सेल आउट करने से मतलब है कि पब्लिकली उसको इशू करके, पब्लिक को इशू करके उनसे पैसा हम लगवा सकते हैं फॉर्म के अंदर, और या फिर हम उसको बोरोइंग कर सकते हैं लोन के फॉर्म में फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है, तो ये हमारा कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक्सप्लेनेशन है। अब हम बात करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, बात करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी के जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या हैं? पहला पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसा हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि कंपनी जो भी कंपनी स्टेबलाइज की जा रही है, ये अपने खुद के नाम से स्टेबलाइज की जा रही है, इसका अपना खुद का वजूद है, अपनी इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, इसकी अपनी खुद की अलग पहचान है। जैसे मान लो कंपनी है, कंपनी का नाम रखा गीता एंड कंपनी, राम एंड कंपनी, सुधीर एंड कंपनी, तो जो ये इसकी अपनी खुद की अलग पहचान है। ठीक है, इसमें के मेंबर्स से, इसके पर्सन से इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसमें कह रहा है कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैज लीगल स्टेटस। कंपनी जो है वो क्रिएटेड की जाती है थ्रू द लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है। ठीक है, एंड हैज लीगल स्टेटस, अपना एक लीगल स्टेटस रखती है। ऑल एक्टिविटीज आर डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द नेम ऑफ द कंपनीज। अब देखो इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो पर्सन्स हैं, वो पर्सन्स तो परफॉर्म पर्सन ही करेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पर्सन्स हैं वो जो शेयर होल्डर्स के थ्रू सेलेक्ट किए गए होंगे। ठीक है, मान लो सपोज दैट यहाँ पर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी है, कंपनी में 10 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। तो जो कंपनी है, कंपनी तो अपना खुद का वजूद, अब जितना भी ये काम करेंगे, ये जो 10% सेलेक्ट किए गए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट किए गए हैं, वो सारा काम किसके नाम से करेंगे? इस कंपनी के नाम से करेंगे, जिसका अपना खुद का वजूद है, जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, उसमें लॉ के तहत। ठीक है, वो रजिस्टर्ड है। तो जितना भी काम किया जाएगा, जो भी एक्टिविटीज डन की जाएंगी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उस कंपनी के नेम से डन की जाएंगी, कंप्लीट की जाएंगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा भी मैंने बताया था, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या एंटिटी का मतलब है कि इसका अपना खुद का वजूद होना। कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, कंपनी में कितने पर्सन्स हैं, कितना क्या है, इससे कंपनी को उसको कोई भी मतलब नहीं है। शेयर होल्डर्स, कौन शेयर होल्डर आ रहा है, कौन शेयर होल्डर्स जा रहा है, किसने अपने शेयर्स किसके लिए मार्केट में सेल आउट कर दिए, क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ों के बारे में कंपनी का कोई भी वो नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि उसकी अपनी सब खुद की अलग पहचान है। जैसे इसमें कह रहा है कंपनी है एंड आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। जो कंपनी है वो अपनी खुद की पहचान रखती है इसके शेयर होल्डर्स से अलग। शेयर होल्डर्स की क्या पहचान है, शेयर होल्डर्स का क्या वजूद है, क्या नहीं है, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। उसकी अपनी खुद की पहचान होगी, उसका अपना खुद का वजूद होगा, उसके अपनी एक अलग वैल्यू होगी। उसके कंपनी के शेयर होल्डर्स की क्या वैल्यू है, क्या वजूद है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा फॉर्मेशन। इसमें कह रहा है कंपनी इज फॉर्म्ड बाय फुलफिलिंग लीगल फॉर्मेलिटीज एंड स्टेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, स्टार्टेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कहने का मीन्स क्या है कि जो फॉर्मेशन है उसको स्टेबलाइज किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, वो किस बेसिस पे किया जाएगा? सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके, ठीक है, सारे लीगल चीज़ों को कंप्लीट करके उसकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड होंगी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो अब उसको हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं या इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या है? स्टेटस ऑफ मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन बी बाउंड अप बाय द लॉ ओनली। कहने का मतलब कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके
के स्टेटस से कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा अभी मैंने बताया था, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके शेयर होल्डर्स क्या है क्या नहीं है, इसके कोई लेना देना नहीं है। शेयर होल्डर्स का क्या मार्केट के अंदर वजूद है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का क्या वजूद है, कंपनी की क्या पहचान है मार्केट के अंदर, उससे लेना देना है। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है, स्टेटस ऑफ मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी, कि जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो उसके मेंबर्स के स्टेटस से नहीं क्लियर होगा। इट्स कैन क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन बी बाउंड अप बाय द लॉ ओनली। इसको लॉ के एक अंडर द कंपनीज एक्ट इसको स्टार्ट किया जा सकता है और अंडर द कंपनीज एक्ट ही इसको बाइंड अप किया जाएगा। कंपनीज एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनके बेसिस पर ही उसको स्टार्टअप किया जाएगा और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर उसको बाउंड अप भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल। बिजनेस अफेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जैसा भी मैंने बताया था कि जो कंपनी का सेटअप हुआ है, कंपनी स्टार्टअप हुई, उसके बाद यहाँ पर कंपनी के जो फंड रेज किया गया थ्रू द शेयर्स और बोरोइंग किया गया। इसके बाद जब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स आए उनके बेसिस पर एक कमेटी गठित की गई, कमेटी तैयार की गई, कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया जो कि उस कंपनी के पार्टिकुलर वर्क को देखेंगे, उस कंपनी में होने वाली सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। तो उनके लिए उनको ऐसे ही कोई भी आकर के उसका मेंबर या कोई भी कंपनी को के वर्क को देखने के लिए नहीं बैठ गया है। उसके लिए क्या किया, थ्रू द शेयर होल्डर्स उनका सिलेक्शन किया गया कि कौन कौन से पर्सन्स पार्टिकुलर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स बनेंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे जो कंपनी को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए कंपनी को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए कुछ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका सिलेक्शन थ्रू द शेयर होल्डर्स होगा। जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे वो उनका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, किनका, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी के काम को देखेंगे, कंपनी के काम को करेंगे। तो ये हो गया कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल पार्ट। अब आती है बारी लायबिलिटीज। इसमें क्या कह रहा है, अ कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटीज। जो कंपनी होती है उसकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। क्यों लिमिटेड होती हैं, कि जितना पर्सन शेयर, जितने रुपए से उसको शेयर्स खरीदने, सपोज दैट 100 रुपए का शेयर है और ये 100 रुपए का शेयर मार्केट के अंदर, अब इसने जो इसका जो शेयर होल्डर्स है उसने 90 रुपए पे कर दिए तो उसकी लायबिलिटीज केवल 10 रुपीज की रह गई। अगर उसने 100 रुपीज पेड कर दिए तो उसकी कोई भी लायबिलिटीज नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। कॉमन सील, अ कॉमन कंपनी सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। जो कॉमन सील होती है वो कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर्स की तरह यूज की जाती है। मतलब मान लो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो भी डिसीजन लेंगे वो, अब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन तो आकर के यहाँ पर साइन करेगा नहीं। तो कंपनी के नाम से एक सील तैयार की जाती है और वही कंपनी के नाम से सील जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो यूज करते हैं कोई भी डिसीजंस के लेने के लिए। आगे कह रहा है ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव टू सील फॉर द लीगल बाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जो भी ऑफिशियल वर्क किया जाएगा वो सारा उसके थ्रू कंप्लीट किया है। आगे कह रहा है रिस्क बियरिंग, द रिस्क ऑफ लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शंस टू देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। जो भी उसका रिस्क है वो सभी शेयर होल्डर्स के थ्रू बेयर किया जाएगा। किसके बेसिस पर, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इन द कंपनी, उनके उस कंपनी के हिस्से के बेसिस पर। मान लो किसी ने 5 लाख रुपए लगाया, ठीक है, कंपनी में 5 लाख रुपए लगाया, एक ने 1 लाख रुपए लगाया, किसी ने 2 लाख रुपए लगाया, किसी ने 3 लाख रुपए लगाया। तो इस तरह से 5 लाख रुपए या जो भी अमाउंट बना वो 2 लाख रुपए लगाया, जो भी अमाउंट लगाया गया वो टोटल मिला के इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसी कंडीशन में उसका रिस्क बेयरिंग भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। जो कंपनी के शेयर्स होंगे उनकी ट्रांसफरेबिलिटी होगी या नहीं होगी, उन कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर किया जाएगा या
नहीं किया जाएगा। जैसे कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन ओपन मार्केट और एट द स्टॉक एक्सचेंज। कहने का मीन्स क्या है कि जो कंपनी के शेयर्स है वो इजीली और फ्रीली ट्रांसफर किए जाते हैं, या तो मार्केट में सेल आउट किए जा सकते हैं ओपन मार्केट में, या फिर उनको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल आउट किया जाता है। तो ओवरऑल कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं और उन पर्टिकुलर फीचर्स के बेसिस पर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिफाइन कर सकते हैं।